नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग इकोनॉमी का लेक्चर देखेंगे और आर्थिक विकास से संबंधित चीज़ें चल रही थी और उसी सीरीज़ में अगला लेक्चर देखेंगे। जैसे ही ये पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी तो आपको बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। और दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, आर्थिक विकास की अवस्थाओं को देखेंगे, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आर्थिक विकास की कुछ अवस्थाएं होती हैं जो एक दूसरे के बाद क्रम से आती हैं। इसी को आर्थिक विकास की प्रक्रिया कहा जाता है। एक अर्थशास्त्री थे, प्रोफेसर रोस्टोव ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ में आर्थिक विकास की इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई हैं। तो अब एक एक करके उन अवस्थाओं को देखते हैं। तो अब जैसे देखिए, पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया परंपरावादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसको देखते हैं, परंपरावादी अवस्था। इस अवस्था में देश के अधिकांश साधन कृषि व्यवसाय में लगे होते हैं। जैसा आज़ादी के बाद में भारत में हुआ था कि अधिकांश जो साधन थे वो कृषि क्षेत्र में, कृषि व्यवसाय में लगे होते थे और उद्योग धंधे बहुत ही पिछड़ी अवस्था में होते हैं। उत्पादन का स्तर जो है निम्न होता है, प्रति व्यक्ति आय निम्न होती है और समाज का संगठन जो है जातिवाद, पारिवारिक संबंधों पर आधारित होता है। कहने का मतलब जातिवाद का बोलबाला होता है, पारिवारिक संबंधों का बोलबाला होता है और देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था दुर्बल और अविकसित स्थिति में होती है। तो इसको क्या कहा जाता है? परंपरावादी अवस्था या परंपरावादी जो आपकी अर्थव्यवस्था है, इसको कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज़ क्या होती है? आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। तो अब इस अवस्था को देख लेते हैं कि इस अवस्था में समाज जो है परंपरावादी विधियों को छोड़कर वैज्ञानिक विधियों एवं तकनीकियों का प्रयोग करने लगता है। कि पहली एक अवस्था थी, पहली वाली कि परंपरावादी, इसमें आदमी अपनी जातिवाद और परिवारवाद इन सारी चीज़ों में ही उलझा हुआ है। वो इकोनॉमी और उत्पादन और सेवाओं, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इन सब चीज़ों के बारे में वो उतना नहीं सोच रहा है, केवल कृषि कार्य में ही लिप्त है, ठीक है। तो अब इसी के आगे वाली स्टेज जो आती है, प्री टेक ऑफ टू टेक ऑफ स्टेज, ठीक है। तो आत्मस्फूर्ति से पूर्व की अवस्था। तो इस अवस्था में क्या होता है? समाज परंपरावादी विधियों को छोड़कर, जो पहले चल रही थी चीज़ें, उनको छोड़कर वैज्ञानिक विधियों, तकनीकियों का प्रयोग करने लगता है। इस अवस्था में पूंजी निवेश की मात्रा जो होती है वो 10% तक पहुंच जाती है। और जब पूंजी निवेश बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ेगा। ग्रामीण जनसंख्या सड़कों और अन्य साधनों में वृद्धि होने के कारण शहरों में बसने लगती हैं। कि पहले क्या होता था कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग शहरों की तरफ जाते नहीं थे, लेकिन जब चीज़ें बनने लगी, रोजगार के अवसर मिलने लगे, तो लोग शहरों की तरफ जाने लगे। खाद्यान्नों का उत्पादन जो है आवश्यकता अनुसार होने लगा, औद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन भी बढ़ने लगा। तो मतलब सीधे थोड़ा थोड़ा सा इंक्रीज होने लगा हर एक चीज़ में। कृषि क्षेत्र की बचत उद्योगों में विनियोजित होने लगी। कहने का मतलब है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर की जो इनकम थी, ठीक है, तो उसको जाने लगा उद्योगों में। कि आप भाई कृषि से पैसा निकाल कर उद्योगों में डालिए, जो प्रॉफिट आ रहा है। और सरकार के द्वारा भी जन कल्याण के कार्यों में अधिक योगदान दिया जाने लगा। अब तीसरी अवस्था आती है आत्मस्फूर्ति की अवस्था, टेक ऑफ स्टेज। तो इसको देखते हैं। आत्मस्फूर्ति की अवस्था उस मध्यांतर काल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें विनियोग की दर इस प्रकार बढ़ती है जिसमें प्रति व्यक्ति वास्तविक उत्पादन में वृद्धि होती है। कि मतलब एक व्यक्ति जो उत्पादन करता है उसी में वृद्धि हो रही है, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रहा है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, विकास अपने अपने आप होने लगता है। मतलब डेवलपमेंट जो है वो अपने आप हो रहा होता है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति उत्पादन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, पहले वो उत्पादन करता था 2 बन का, ठीक है, अब वह 100 बन का कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अर्थव्यवस्था है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगी ना। तो यही चीज़ें हैं।
कृषि व उद्योग में विकास का जो स्पष्ट प्रभाव है वो दिखने लगता है। विनिर्माण उद्योगों में भी विकास तेजी से होने लगता है। देश के उत्पादन में वृद्धि तेजी से होती है और राष्ट्रीय उत्पादन भी बढ़ता है। भाई एक चीज़, बेसिक चीज़ अगर उत्पादन बढ़ा तो सारी की सारी चीज़ें, वो चाहे आपकी प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति उत्पादन हो, देश की आर्थिक वृद्धि दर हो, सारी की सारी चीज़ें बढ़ती हैं। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी बढ़ती है। ठीक है। अब अगली चौथी स्टेज क्या आती है? चौथी स्टेज है परिपक्वता की अवस्था, ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज। तो इस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में साधनों का उपयोग इस सीमा तक होने लगता है कि देश में सभी आवश्यक वस्तुएं जो हैं पर्याप्त मात्रा में बनने लगती हैं और देश का व्यवसाय जो है आर्थिक आधार पर किया जाने लगता है। इसका क्या अर्थ है कि आर्थिक दृष्टि से जिन वस्तुओं का उत्पादन लाभकारी होता है केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। शेष को आयात करके ही काम चलाया जाता है। तो मतलब जो जैसे होता ना कि जो अच्छी वस्तुएं हैं, जो महंगी वस्तुएं हैं, जिनका उत्पादन किया जाना चाहिए उन्हीं का करते हैं और बाकी जो काम की नहीं उनको आयात कर लेते हैं। इस अवस्था में 15 से 20% तक राष्ट्रीय आय का विनियोजन किया जाता है। ग्रामीण जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्रों में रहना अधिक पसंद करने लगती है। ठीक है। तो ये आपका चौथी स्टेज थी। पांचवी स्टेज क्या है? पांचवी स्टेज है आपकी जो अधिकाधिक उपयोग की अवस्था। ठीक है, स्टेज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। तो देखिए यह आर्थिक विकास की अंतिम अवस्था मानी जाती है। इसमें जनता की सामान्य आवश्यकताएं आसानी से पूरी हो जाती हैं और सामान्य उपभोग स्तर जो है ऊपर उठ जाता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति उपभोग की उच्चतम सीमा पर पहुंचता है और विशिष्ट वस्तुओं को काम में लाना चाहता है। तो ये आपकी अधिकाधिक उपयोग की अवस्था कहलाती है। अब देखिए सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देख लेते हैं कि जैसे किसी देश के समक्ष विकास पथ का अनुसरण करते समय 3 प्रकार की समस्याएं आती हैं कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में साधनों का आवंटन कैसे किया जाए और तीसरा पॉइंट कौन सा है, उत्पादन की क्रिया में किसके द्वारा संपन्न हो, निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकारी क्षेत्र के द्वारा या मिश्रित क्षेत्र के द्वारा। तो देखिए भाई जो डेवलपमेंट प्रोसेस है, इकोनॉमिक प्रक्रिया जो होती है, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है, हमें क्या बनाना चाहिए, कितनी मात्रा में बनाना चाहिए, कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा। तो ये बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो इसमें आती हैं। विकास पथ के समस्याओं के समाधान हेतु 3 रास्ते मिलते हैं। कौन कौन से? एक होता है पूंजीवादी प्रणाली, बाजार व्यवस्था, एक होता है समाजवादी या केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली और तीसरी कौन सी है, मिश्रित आर्थिक प्रणाली, जो कि हमारे यहाँ भारत में इस समय चल रही है। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजीवादी प्रणाली क्या होती है? ठीक है, इस प्रणाली को बाजार प्रणाली या स्वतंत्र व्यापार प्रणाली भी कहा जाता है। इसको संज्ञा प्रदान की गई है। इस प्रणाली में क्या होता है, कितना उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए और किसका उत्पादन किया जाए। मतलब जैसे अगर हम आलू का उत्पादन करना है या मान लीजिए कोई चिप्स की फैक्ट्री लगानी है तो हमें चिप्स का कितना उत्पादन किया जाए और किस चीज़ का किया जाए। ठीक है, तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन कौन सी चीज़ें दी जाएंगी, कितनी मात्रा में दी जाएंगी। तो इन सारी चीज़ों का निर्धारण जो है मूल्य तंत्र की शक्तियों पर होता है। तो मूल्य तंत्र जो होता है उसकी शक्ति कौन कौन सी है? मूल्य तंत्र मतलब मूल्य को कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई, जो आपकी मांग और पूर्ति होती है। अब सोच कर देखिए कि अगर डिमांड ही नहीं है, आप बनाते रहिए कुछ भी, माल सस्ता हो जाएगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, माल कम बन रहा है, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो मूल्य तंत्र है इसकी शक्तियां हैं मांग और पूर्ति। इस प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व जो होता है, संचालन एवं नियंत्रण जो होता है निजी उद्योगपतियों के हाथों में होता है। यही इंपॉर्टेंट है, निजी उद्योगपतियों के हाथों में केंद्रित होता है। इस व्यवस्था में मान्यता यह है कि सभी इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ की स्थिति प्राप्त कर लेगी
और बाजार की इस प्रणाली में उपभोक्ता को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है, अर्थात उद्यमी उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी मांग उपभोक्ताओं के द्वारा की जाती है, कंज्यूमर्स के द्वारा की जाती है मांग। अब दूसरी प्रणाली कौन सी है? दूसरी है आपकी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम, केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली। तो इसमें क्या होता है? आर्थिक विकास की यह ऐसी प्रणाली है जिसमें साधनों का आवंटन, विनियोग की प्राथमिकताओं, उत्पादन के ढांचे का निर्धारण, मूल्य तथा लाभ की प्रेरणा से न होकर सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर एक केंद्रीय इकाई या राज्य के द्वारा होता है। ऐसी प्रणाली को केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली या समाजवादी आर्थिक प्रणाली की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। इस प्रणाली की अवधारणा का उदय कार्ल मार्क्स के विचारों के साथ में हुआ था। तो देखिए इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लीजिए ये पूरा का पूरा सिस्टम है, इसमें साधनों का आवंटन और जितना, जैसे मान लीजिए कुछ पैसा लग रहा है तो वो कैसे लगेगा, कितना लगेगा, और उससे उत्पादन के ढांचे का मूल्य निर्धारण किस तरीके से होगा। ठीक है, कि अगर हम कोई इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो उससे लोगों को कितना फ़ायदा होगा, जो समाज में लोग हैं उनको उनकी प्राथमिकताओं को जानने के बाद, उनकी आवश्यकताओं को जानने के बाद इन चीज़ों को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, उत्पादन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। अब देखिए तीसरी प्रणाली क्या है? मिश्रित आर्थिक प्रणाली, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो देखिए पूंजीवादी के दोषों ने समाजवाद को जन्म दिया, परंतु समाजवाद भी दोषों से मुक्त नहीं रहा। मिश्रित अर्थव्यवस्था कुछ सीमा तक पूंजीवादी और समाजवादी दोनों प्रणालियों के मध्य की बात होती है। ठीक है, जिसमें कुछ तत्व आपके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी होते हैं और कुछ होते हैं आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के। तो मिश्रित व्यवस्था में क्या होता है कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, बाजार तंत्र जो होता है तथा राज्य की भूमिका घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। दोनों एक इकाई के दो घटक के रूप में काम करते हैं, अर्थात मिश्रित प्रणाली में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों भागीदार होते हैं। एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीवाद समाजवाद दोनों होते हैं। ठीक है, विचारधारा, अब पूंजीवादी और समाजवादी दोनों ही विचारधाराओं का इसमें समन्वय होता है मिश्रित आर्थिक प्रणाली में। अब इसके कुछ 2-3 पॉइंट हैं, इसके रूप भी हैं मिश्रित आर्थिक प्रणाली के। जैसे मिश्रित बाजार प्रणाली, इस प्रणाली में क्या होता है कि बाजार तंत्र की प्रधानता होती है। भाई मार्केट ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। संसाधनों का विभाजन बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करते हुए विकास संबंधी क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की भूमिका निर्वहन नहीं करता। मतलब राज्य की भूमिका नहीं होती है, बाजार ही सारी चीज़ें डिसाइड करता है, मांग और पूर्ति। मतलब गवर्नमेंट ने छोड़ दिया कि भाई मार्केट बेसिस पे आप जाइए आगे, तो इसको मिश्रित बाजार प्रणाली कहा जाता है। नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? इसमें क्या होता है कि राज्य की कुछ ना कुछ भूमिका होती है। ध्यान रखिएगा, राज्य की भूमिका इसमें होती है। बाजार तंत्र सहायक के रूप में होता है। बाजार तंत्र जो कि पहले वाले में क्या था, मुख्य था, राज्य न्यून था, बिल्कुल भी उसका योगदान नहीं था, लेकिन अब इसमें राज्य का योगदान है। योजना आयोग के द्वारा लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए निजी और सार्वजनिक उद्यमों के बीच समन्वय स्थापित होता है। और सामाजिक लाभ की दृष्टि से राज्य के द्वारा निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली को नियमित होती है। ठीक है, और तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था कौन सी होती है? उदारवादी अर्थव्यवस्था। तो इसे बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी संज्ञा दी गई है। इस व्यवस्था में क्या होता है कि जैसे नियोजन जो प्लानिंग होती है उसके साथ साथ बाजार तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति अधिक उदारवादी नीति अपनाई जाती है। यह धीरे धीरे बाजार की ओर उन्मुख होती है और नियोजन का स्वरूप जो है निर्देशात्मक यानी इंडिकेटिव होता है। भारत में 9 सुधारों यानी 1991 में जो सुधार आए थे, एलपीजी रिफॉर्म जो लाए गए थे, उसके बाद से ही ये व्यवस्था जो है प्रचलित है। ठीक है, तो आज की डेट में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वाले लेक्चर में हम लोग विकासाधीन अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन को चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग लिखते रहिए। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, उदारवादी, समाजवादी, सारी बाजार आधारित व्यवस्था कौन सी होती है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोग छोटी छोटी शब्दों में, 50 शब्दों में, 25 शब्दों में लिखते रहिए। ठीक है, और यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ दोस्तों जैसे ही पीडीएफ कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों को बीओ मेंस के ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।